तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सेशन का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या में देश में कौन से स्थान पर है? तो यह देश में तीसरे स्थान पर है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले में अगर पूछे तो याद रखिएगा यूपी। पहले में जनसंख्या में यूपी है, तीसरे स्थान पर कौन सा है? बिहार। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी अगर आपसे जनसंख्या पूछ ले तो लगभग 10.41 करोड़ ये आपकी हो जाएगी इसकी जनसंख्या। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? अर्थात भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की जनसंख्या जो प्रतिशत है वह है लगभग 8.58। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8.58%। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह है पटना। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसकी लगभग जनसंख्या कितनी है तो आप लोग याद रखिएगा इसकी जनसंख्या है लगभग 58,38,465। 58,38,465 ये याद रखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछे तो शेखपुरा याद रखिए। इसकी अगर आपको जनसंख्या जाननी है तो इसकी है 6,36,342। याद रखिए 6,36,342 सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। उसके बाद है शिवहर दूसरे नंबर पे। तो आप लोग ये रखिए शेखपुरा आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो एक आप लोग टैगलाइन इसकी जरूर याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये इसका आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना का। आपका ये हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो यह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतिम जाति जनगणना कौन सी थी जिसका डाटा जनता के लिए उपलब्ध है? तो अंतिम जो जाति जनगणना हुई थी वह थी ऑप्शन ए 1931 में। अगर जाति जनगणना आपसे पूछे अंतिम तो 1931 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की आपसे पूछ ले तो 483 किलोमीटर। तो आपसे ऑप्शन को प्रश्न में पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, 345 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, 2011 जनगणना 2011 में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो बिहार के कितने जिले थे? 38। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 38 जिले। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल में तो वह था पश्चिमी चंपारण। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्षेत्रफल में था, इसका क्षेत्रफल था लगभग 5228 वर्ग किलोमीटर। आपका 5228 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सबसे बड़ा जिला था ये। नेक्स्ट है आपका, 2011
की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे जो छोटा जिला था, तो जो सबसे बड़ा था वो क्या था, पश्चिमी चंपारण था। जो सबसे छोटा जिला है वह है शिवहर। याद रखिएगा, एशिया है 443 वर्ग किलोमीटर, 443 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कितना एरिया था तो 443 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा पूछे तो पश्चिमी चंपारण, इसका कितना था, 5228 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इसमें याद रखिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है तो वह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति, ये था इसका जनसंख्या घनत्व भारत का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो अभी आपने पीछे वाले प्रश्न में भारत का जनसंख्या घनत्व जाना था, वो कितना था, 382 था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पूछा गया है किसका, बिहार का। तो बिहार का जो आपका जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार के बाद जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो 1102। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले पश्चिम बंगाल है दूसरे नंबर पर, पश्चिम बंगाल के बाद केरल है, सबसे पहले नंबर पर बिहार है जिसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल का है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, बिहार एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वह है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप ये भी जान सकते हैं पश्चिम बंगाल का है उसके बाद 1028 व्यक्ति और केरल का है उसके बाद 860। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई। तो याद रखिएगा, जो सर्वोच्च घनी आबादी पूछी गई है जिले की, तो जिले में कौन है आपका, शिवहर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यह है, इसमें है आपकी 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च घनी आबादी जो बिहार के जिले की है वह उसकी है शिवहर की। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इसके बाद शिवहर की, तो आप शिवहर ऑप्शन में ना दिया गया हो अगर, तो उसके बाद है पटना 1823 दूसरे नंबर पर। और आपसे पूछे तीसरे नंबर पर, तो ये दरभंगा, यहाँ की आपकी 1728। कभी कभी आपका शिवहर ऑप्शन में ना हुआ तो आप पटना लगा सकते हैं, यदि दोनों ना हुए तो दरभंगा। याद रखिएगा, पहले में शिवहर है 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे पटना आपका, तीसरे में दरभंगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो जो अभी सबसे ज्यादा पूछा गया था, अब इस प्रश्न में पूछा गया है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वह है आपका कैमूर। इसकी जनसंख्या घनत्व जो है वह है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका कैमूर। अगर कैमूर ऑप्शन में ना हो तो याद रखिएगा आपका दूसरे नंबर पे है आपका जमुई। इसका है जनसंख्या घनत्व जो 568, याद रखिएगा 568। और आपका तीसरे नंबर में आपका बांका
674। ठीक है, कैमूर न दिया होगा तो जमुई, जमुई न दिया होगा तो बांका। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है? तो बिहार विधान परिषद की क्षमता जो है वह है 75। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पहले की पूछे तो 96 थी, झारखंड अलग हो गया था, तो अभी वर्तमान में जो है 75 है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 2000 में थी, सन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तब 96 थी। तो याद रखिएगा, पहले पूछे अगर 2000 की तो 96, अभी वर्तमान में सी ऑप्शन आपका 75। बिहार विधानसभा की क्षमता कितनी है? तो बिहार विधानसभा की जो क्षमता है वह है 243। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, 243। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो बिहार की राजधानी पटना को 9 जिले स्पर्श करते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अरवल हो गया, आपका जहानाबाद हो गया, बेगूसराय, आपका वैशाली हो गया, भोजपुर, नालंदा, सारण, समस्तीपुर, लखीसराय। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। तो ये देखिए आपका, ये रहा आपका पटना। ये आपका पटना। पटना से आप देखिए, ये आपका अरवल, वैशाली, सारण, समस्तीपुर भी आपका हो गया, नालंदा हो गया आपका। ठीक है, ये आपका अरवल, ये आपका भोजपुर था, ये अरवल, ये आपका जहानाबाद, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका लग रहा है यहाँ से देखिए लखीसराय और ये बेगूसराय। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके जो है 9 जिले जो हैं पटना से लगते हैं। ओके, तो दोबारा देख लीजिए, भोजपुर, आपका भोजपुर हो गया, आपका सारण हो गया, आपका वैशाली हो गया, और आपका ये समस्तीपुर हो गया, आपका ये बेगूसराय हो गया, ये आपका नालंदा हो गया, ये आपका जहानाबाद हो गया, ये आपका अरवल हो गया। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपका एक और बचा, वो कौन है? आपका लखीसराय। तो ये देखिए, इसका शेखपुरा जो है यह नहीं लगता। अगर आपको ऑप्शन में शेखपुरा हो तो शेखपुरा जो है पटना से नहीं लगता है, याद रखिएगा। ये देखिए, शेखपुरा का बॉर्डर जो है ये है आपका, और पटना का ये है आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, नालंदा, समस्तीपुर, सारण, लखीसराय। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ।
याद रखिए उड़ीसा बिहार से जो है 1936 में अलग हुआ। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये देखिए पहले ये पूरा हिस्सा जो है बंगाल का हुआ करता था। सन 1912 में बंगाल अलग हो गया बिहार से और ये हिस्सा रहा बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जब बिहार उड़ीसा से अलग हुआ तो 1936 में, ये देखिए 1 अप्रैल 1936 से बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। बिहार और झारखंड एक ही हिस्से में थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को बिहार का हिस्सा ही लेके करीब 45-45.5% हिस्सा लेके बिहार झारखंड बिहार से अलग हो गया। चलिए वो आपको अगले क्वेश्चन पता चल जाएगा, तो आप लोग ये याद रखिए। बिहार उड़ीसा से कब हुआ अलग हुआ तो बिहार उड़ीसा से 1936, बी ऑप्शन अलग हो गया। ये आपका बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। तो जो बिहार का जो पश्चिम बंगाल को छूते हैं जिले, वो जिले आपके हैं किशनगंज, कटिहार तथा पूर्णिया। मुंगेर आपका पश्चिम बंगाल को नहीं छूता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, 1 से अधिक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं कौन कौन से जिले जो हैं। तो ये देखिए वेस्ट बंगाल आपका, तो देखिए इसकी सीमा तो ये आपका ये किशनगंज हो गया आपका, देखिए इसकी सीमा से लगा हुआ है। और ये आपका हो गया पूर्णिया, ठीक है, ये आपका हो गया कटिहार। अब देखिए और कोई नहीं छूता इससे, मुंगेर आपका यहाँ ये रहा। तो आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज जो है सबसे पूर्वी एरिया है, याद रखिए, वर्षा यहीं से होती है स्टार्ट। ठीक है, तो आपके 3 जिले जो हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। किशनगंज भी है, कटिहार भी है, पूर्णिया भी है, केवल मुंगेर नहीं है। नेक्स्ट, सन 2000 में बिहार विधानसभा और विधान परिषद की संख्या कितनी थी। देखिए तभी का क्वेश्चन आया है सन 2000 का, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब इनकी संख्या थी 96 और 324। ठीक है, विधानसभा की 324, विधान परिषद की 96। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार की बोधगया में महाबोधि मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है अशोक। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे 2002 में क्या यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है, याद रखिएगा 2002 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, और आपका अगर ये पूछे तो गया बिहार में, गया में। बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह जो बिहार का भूमि क्षेत्र पूछ रहा है आपसे, जो बिहार का कुल क्षेत्रफल है उसका कितने % है। तो यह है 2.86। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.86%। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें वन क्षेत्र कितनी प्रतिशत है। तो आपका वन क्षेत्र जो है
वह है आपका 7.76%। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 7.76%। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के अनुसार बिहार राज्य की जो साक्षरता दर थी वह कितनी थी? तो वह थी 61.80%। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कि इसमें पुरुष की पूछ ले तो याद रखिए पुरुष की थी 71.20%। अगर आपकी महिला की पूछ ले तो महिला की थी 51.50, 51.50%। ठीक है, पुरुष की थी इतनी, महिला की इतनी, और टोटल जो साक्षरता थी वही थी 61.80। नेक्स्ट, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह थे श्री कृष्ण सिंह। आपको कहीं सिंह भी मिलेगा और सिन्हा भी, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिंह याद रखिएगा आपको। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इन्हीं के समय पर जमींदारी प्रथा जो है वो खत्म हुई थी। याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य था जहां जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी। तब कौन थे? श्री कृष्ण सिंह सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। देखिए जवाब आपको देना है। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो यह कौन थे? यह थे श्री कृष्ण सिंह। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का जो आश्रम आधुनिक बिहार के किस जिले में था? जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था वह आधुनिक बिहार के किस जिले में था? तो आप लोग याद रखिएगा बक्सर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, बक्सर। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अभी आपको मैप में बताया था सबसे पूर्वी जिला है वह कौन है? किशनगंज। यही सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपके किशनगंज में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वह थे उदयन। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है या किसने किया है? तो पाटलिपुत्र की नगर निर्माण तथा सुंदरता का जो वर्णन है वह आपकी किसमें है? वह मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक? इंडिका, सॉरी इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र की नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन है। और यह मेगास्थनीज कौन था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगर आपसे पूछ ले मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यह सेल्यूकस का राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, याद रखिएगा। ठीक है, यह यूनान निवासी था। अगर आपसे निवासी पूछ ले तो यह यूनान का निवासी था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा इससे, तो आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि पुस्तक का संकलन जो है वह किसने किया था। तो याद रखिएगा, पुस्तक का संकलन 1909 में स्वानबेक करके थे, उन्होंने पुस्तक का संकलन किया था। ठीक है, 1909 में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछ ले आपसे, तो याद रखिए मैकिंडन महोदय थे, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। कौन थे? मैकिंडन। ठीक है, तो आपका इसका संकलन पूछ ले तो स्वानबेक, मैकिंडन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वह किसका बना हुआ था? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वह लकड़ी का था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी तुलना की जाती थी, आप लोग, ईरान के दो शहर थे, सूसा तथा एकबताना। ईरान के इन दो शहरों से इनके महल की जो है तुलना की जाती थी। ठीक है, तो याद रखिए इसकी तुलना सूसा तथा एकबताना, ईरान के दो शहर थे, उनसे की जाती थी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लकड़ी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? जो बराबर की गुफाएं थी उसका उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? वह थे आजीविकों ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, आजीविकों। नेक्स्ट है आपका, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका नेपाल जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है वह आपका कौन? किशनगंज, सबसे पूर्वी एरिया है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये देखिए आप मैप में, ये देखिए आपका रहा नेपाल, ये आपका नेपाल है, ये किशनगंज और ये पश्चिम बंगाल का एरिया है ये पूरा। ये आपका केवल किशनगंज, ये नेपाल को भी टच करता है और ये पश्चिम बंगाल को भी। याद रखिए किशनगंज जो सबसे पूर्वी एरिया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशनगंज। यह नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के कितने जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ? तो 7 जिले हैं। याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं वह कितने जिले हैं? 7। पूर्वी चंपारण, अगर आपसे पूछे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतागढ़ी हो गया आपका, मधुबनी। चलिए आपको मैप से दिखाते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा जो करते हैं, ये देखिए आपका वेस्ट चंपारण, साउथ चंपारण, सॉरी वेस्ट और ईस्ट चंपारण। ये आपका क्या हो गया? तीसरा हो गया आपका सीतामढ़ी, चौथा हो गया आपका मधुबनी, पांचवा हो गया आपका सुपौल, अरिया और किशनगंज। ये आपके 7 हो गए, याद रखिएगा लाइन से। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरिया, किशनगंज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 38 का सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए दी गए हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरिया, किशनगंज।
बंगाल को बिहार से कब अलग किया गया था? तो बंगाल को बिहार से कब अलग किया गया था? तो आपने देखा बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब क्या थे? ये सभी पहले बंगाल में आया करते थे। तो जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो यह हुआ 1912 में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है, किसको? 22 मार्च को। तो 22 मार्च 1912 को जो बिहार जो है क्या हुआ, बंगाल से अलग हो गया। उसमें क्या अंतर थे? उसमें बिहार और आपके उड़ीसा बचे हुए थे, बिहार प्लस उड़ीसा। ठीक है, बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ था और उड़ीसा अलग हो गया था। तो ये बिहार का ही हिस्सा था झारखंड। नेक्स्ट आपका, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो वह कौन था? वह था शिशुनाग। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने सर्वप्रथम मगध के शासक था जिसने राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो वह था शिशुनाग। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान मान की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो वह कौन सा युद्ध था? तो वह था कलिंग का युद्ध। ठीक है, इसमें ही इसने किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने 261 BC में है। नेक्स्ट, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप कौटिल्य को और क्या कहते हैं? कौटिल्य को और कहते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनके अन्य नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो इनकी जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक थी वह क्या थी? राज्य कला के सिद्धांत और अभ्यास, मतलब राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाए, किस तरीके से, इस बारे में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य कला के सिद्धांत और अभ्यास, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में आपका था। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसके पवित्र ग्रंथ हैं? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो आप लोग उस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों की आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो ये था आपका शतपथ ब्राह्मण। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है आपका बिहार में, एक मिनट रुकिएगा।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज कराने वाले थे कौन? कनिंघम। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्यक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो याद रखिए, हर्यक वंश का जो तीसरा शासक था वह था उदयन। हर्यक वंश का अगर आपसे पहला पूछे तो बिंदुसार, दूसरा था अजातशत्रु। ठीक है, पहला था बिंदुसार, दूसरा था अजातशत्रु। अगर आपसे पूछ ले कि कभी क्वेश्चन आपसे बन जाए तो अजातशत्रु को और क्या कहते थे, अन्य नाम क्या था? तो उसका अन्य नाम था कुणिक। अजातशत्रु का अन्य नाम था कुणिक। नेक्स्ट, मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन विशेष रूप से किस में वर्णित है? जो मौर्य समाज था उसका 7 वर्ग में विभाजन जो है विशेष रूप से किस में वर्णित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका में है मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में पाए जाने वाले शक्तिशाली द्वारों को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते थे द्रविड़ शैली के होते थे, तो उनके जो द्वार होते थे उनको कहा जाता था गोपुरम। बी आपका हो जाएगा सही, गोपुरम। अगर आपसे पूछे द्रविड़ शैली की नींव, तो यह पल्लव वंश ने द्रविड़ शैली की नींव रखी थी। तो आप ये देखिए, ये थे द्रविड़ शैली के मंदिर। तो इनमें सबसे पहले क्या होता था, एक बड़ा द्वार होता था जिसे क्या कहते थे, गोपुरम। मंडपा, इसे जहाँ यज्ञ वगैरह हुआ करते थे उसे मंडपा, जहाँ पर मूर्ति विराजमान होती थी उसे को कहते हैं गर्भगृह। याद रखिएगा, गर्भगृह कहते हैं उसको। ठीक है, तो द्वार को गोपुरम, जहाँ यज्ञ वगैरह होता था, मंडपा, और गर्भगृह कहते हैं जहाँ पर मूर्ति रखी होती थी, जहाँ पर सभी लोगों को जाने की इजाजत कम होती है। तो इस प्रकार आपकी श्रृंखला पूरी हुई, 50 प्रश्नों की श्रृंखला। और यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद डीडी में आपको इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी विद डीडी को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें।